अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोगों ने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है, पर इसके पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें ताकि जब भी इकोनॉमिक्स से रेलेवेंट वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके अलावा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने रेलेवेंट वीडियोस के लिंक अपलोड किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विजिट करें और अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें। चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को स्टडी करना है, जहां पर स्लाइड्स की जरूरत होगी। मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स शेयर करूंगी, जहां पर आपकी बुक से हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे, वहां पर हम आपकी बुक को देखेंगे। चलें पहले हम आपकी बुक में देखते हैं। आज हम लोगों ने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को देखना है। इसके लिए हम लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमारे आमदनी में दोहरी उतार चढ़ाव आता रहता है। साइक्लिकल मूवमेंट्स होती हैं। साइक्लिकल मूवमेंट्स क्या होती हैं कि हमारी इनकम हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, सेम नहीं रहती, बल्कि इसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसका इन्हिसार सर्फी खर्च के इन्हिसार पर भी होता है। अगर आपका सर्फी खर्च सिर्फ आमदनी की मौजूदा सतह पर नहीं रहता बल्कि माजी में हासिल करदा आमदनी के बुलंद तरीन मेयार पर होता है, तो ऐसा घराना जिसकी आमदनी माजी में बुलंद हो, डोजनबेरी के मुताबिक वो काबिले रश्क मेयारी जिंदगी का आदी बन जाता है। कल भी हम लोगों ने लेक्चर में यही डिस्कस किया था कि अगर आप अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं तो इनकम कम होने से भी आपकी कंजम्पशन इतनी कम नहीं हो सकती, क्योंकि आप स्टेटस के आदी होते हैं। उस स्टेटस को हर इंसान मेंटेन करने की कोशिश करता है। इस केस में जब आपकी साबका बचतें ज्यादा होती हैं तो आप अपने मियारे जिंदगी को बरकरार रखने के लिए अपनी इनकम कम होने की सूरत में भी अपनी सरफ को मेंटेन करते हैं। बस मौजूदा आमदनी के साथ साथ साबका आमदनी भी हमारे फंक्शन में हम लोगों ने शामिल की थी। अगर आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कल वाला लेक्चर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डोजनबेरी दोनों निस्बती और साबका आमदनी को कंसीडर करते हैं ताकि अरसे कलील में और अरसे तवील में फंक्शन को रिकंसाइल किया जा सके। किसी भी घराने के बजट में जब हम मुताला करते हैं तो हम लोगों को ये बात वाज़ेह होती है कि आमदनी की कमी के मुकाबला में हमारा सरफ खर्च निस्बतन कम होता है। हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में यही बात बार बार सीखी और दोहराई, लेकिन ज्यादा जामिया और वाज़ेह अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि सरफ में कमी तकरीबन नाकाबिले अमल होती है। That consumption function is not reversible। इस नजरिया की बुनियाद इस नफ्सियाती मफरूजा पर रखी गई है, जिसके मुताबिक ये दलील दी जाती है कि किसी खानदान के लिए एक बुलंद मियार से अखराजात को कम करना ज्यादा मुश्किल होता है। ये निस्बत इस फैमिली की जिसे पहली दफा खर्च करने से बाज रखा जाए। हम थोड़ा इंग्लिश में इसको देखते हैं कि इंग्लिश में ये डेफिनेशन क्या है। द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल पोस्टुलेट underlying our argument is that it is harder for a family to reduce its expenditures from a high level than for the family to refrain from making high expenditures in the first place। अगर एक फैमिली जिसकी इनकम में करंट इजाफा हुआ है उसके लिए अपनी इनकम को मेंटेन रखने के लिए कंजम्पशन रिड्यूस करना आसान है एज कम्पेयर टू दोज फैमिली जो कि ऑलरेडी हाई लाइफस्टाइल को अपना चुकी है या उसको मेंटेन किए हुए हैं। सो डोजनबेरी ने, हमने कल भी सीखा, बार बार इस इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं या ऑस्टेंटेशियस फिनोमेना कहते हैं, जिसमें हम लोग ज्यादा नुमाइशी बिहेवियर अपनाते हैं या उसको प्रैक्टिस करते हैं। हम पहले आपकी स्लाइड से इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखते हैं कि आपकी बुक का ग्राफ क्या कहता है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस बाय डेफिनेशन हमने अभी आपकी बुक में सीखा कि एन इंडिविजुअल्स एटीट्यूड टू कंजम्पशन एंड सेविंग इज डिक्टेटेड मोर बाय हिज इनकम इन रिलेशन टू अदर्स देन बाय स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग।
रिलेटिव इनकम से हम लोगों ने ये डिराइव किया आपकी बुक में से भी कि एक इंसान का एटीट्यूड कंजम्पशन के टुवर्ड्स ऐसा ही होगा जैसा उसके इर्द गिर्द में लोगों की कंजम्पशन होगी। थोड़ा पीछे अगर हम चलें तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था कि केन्स ने ये कहा इन हिज कंजम्पशन थ्योरी दैट as income rises, consumption will also rise, but not necessarily on the same rate. हमने यही बात सीखी कि सेम तनासब से कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगी with respect to the increase in income. That on the basis of cross-sectional studies of the household budget and short-term time series data, he concluded that MPC is always less than APC in the short run. जो के बाद में मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने इस चीज की तायीद भी की अपनी रिसर्च कंडक्ट करने के बाद। इसी तरह से सिमिलरली हुस्नट ने भी पैनल डाटा को स्टडी किया जो कि उन्होंने 1869 से 1933 तक लिया था। इन्होंने भी 3 ओवरलैपिंग 30 इयर्स लिए थे सब पीरियड्स में, and he found that APC was nearly the same in all 3 sub-periods, and he concluded that MPC is equals to APC in the long run. यही बात केन्स ने कही थी और यही इन्होंने कही थी। हता के केन्स क्योंकि लॉन्ग रन पे बिलीव नहीं करते इसलिए उन्होंने इस पर रिसर्च भी नहीं की और थॉरो कंक्लूजन भी डिराइव नहीं की। लेकिन जब हुस्नट ने लॉन्ग रन स्टडीज को लिया तो उन्होंने कहा कि केन्स की बात ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा एमपीसी या एपीसी या एवरेज कंजम्पशन हमारी सेम रहती है, वो ज्यादा तब्दील नहीं होती। इनके बाद हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि डजन वेरी आए, उन्होंने इस अपैरेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जो कि हमने कल स्टडी किया था। इन्होंने कहा कि देयर आर इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन केन्स एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एंड ऑब्जर्वेशन मेड बाय द साइमन कुजनेट। उन्होंने बाकी इन दोनों में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी इसकी तरदीद की और उसको सॉल्व करने की कोशिश की। इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई जिन्हें उन्होंने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का नाम दिया। डजनबरी मेड आवर लाइव्स इजियर बाय शोइंग दैट रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन 2 हाइपोथेसिस। डजनबरी ने ये 2 थ्योरीज दी थी जिसमें रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस थी और दूसरी पास्ट पीक इनकम हाइपोथेसिस की। इसमें रिलेटिव इनकम में हमने सीखा कि आप अपने इर्द गिर्द या अपने दोस्तों के बिहेवियर से सीखते हैं और अपने स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द में लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, आप अच्छे इलाके से बिलोंग करते हैं, तो आपकी कंजम्पशन भी ज्यादा होगी। दूसरा वाजिया कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया था पास्ट पीक इनकम हाइपोथेसिस के बारे में दिया था कि जब आपकी इनकम पीक पर होती है, सबसे ज्यादा बढ़ती है, आपकी कंजम्पशन इस टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा होती है, तो आप कोशिश करते हैं कि अपनी कंजम्पशन को उसी लेवल पर मेंटेन करें। आज क्योंकि हम लोग रिलेटिव इनकम के बारे में देख रहे हैं तो लेट्स टेक अ लुक एट द स्टोरी लाइन। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक स्टोरी के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी। इस पिक्चर में अगर आप गौर से देखें तो आपको ये बात पता चलती है कि सिली जो कि इस लड़की का नाम है 50,000 रुपए महाना कमाती है। She renovated her house upon seeing that Lily has refurbished her all furnitures and household equipments. इसने लिली को देखते हुए अपने घर को रेनोवेट किया और रिफर्बिश किया, सारा फर्नीचर उसने चेंज कर दिया। लिली जो कि runs a designer boutique and has many clients visiting her residence for fashion consultancy and other stuff. लिली जो कि एक फैशन डिजाइनर है, उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपने घर को मेंटेन रखें, अपने घर को डिजाइनर वेयर से फर्बिश करें क्योंकि उनके घर अक्सर क्लाइंट्स आते रहते हैं। इन्होंने जो कि सिली है एक नई कार खरीदी है। She bought a new car to travel to work but could not afford a luxurious car like Lily due to the heavy expenses incurred for renovation. सिली चूंकि इतनी ज्यादा वेल एस्टैब्लिश नहीं है, बहुत ज्यादा कमाती नहीं है, तो
उनका दिल भी चाहता है कि वो ऐसी कार रखें, लेकिन अपनी कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए, अपनी लिमिटेशंस को देखते हुए वो अपनी कार नहीं खरीद सकती। जबकि लिली जो है, फॉर अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर, शी हैज refurbished her home and now it looks nothing less than a palace. इन्होंने अपना घर refurbish किया है और पैलेस से बिल्कुल भी वो घर कम नहीं लगता। Due to the profits earned on the sale contract, she has been able to purchase a sports car. क्योंकि इस ostentatious behavior की वजह से, इस नुमाइश की वजह से, इस प्रेजेंटेशन की वजह से उनको और ज्यादा अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, अच्छे लोगों ने उनके साथ अच्छे अमाउंट में काम दिया है। इस वजह से अब वो स्पोर्ट्स कार भी ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनकी कंजम्पशन और इनकी कंजम्पशन में डिफरेंस क्यों था। आगे हम देखते हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो कि कल भी हमने देखा था, वो बिलाखिर है क्या। हमने कल भी ये सीखा था कि कंजम्पशन डिपेंड्स नॉट ऑन द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम बट ऑन द रिलेटिव इनकम। रिलेटिव इनकम में हमने ये देखा था कि जो लोग ज्यादा अमीर होंगे वो ज्यादा खर्च करेंगे, जो गरीब होंगे वो कम खर्च करेंगे। Income relative to the income of the society in which the individual is living. We also observed that there is a tendency on the part of the people to intimate or emulate the consumption standards maintained by their neighbor. Definitely ये बात अभी भी हम लोगों ने देखी कि हर इंसान अच्छा स्टेटस पाना चाहता है और वो कोशिश करता है कि हर मुमकिन तौर पर वो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन कर सके। इस नेचर को हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहा था, जो कि डजनबेरी ने बार बार इस पर एम्फेसिस किया था। कुछ और अहम बातें जो हम लोगों ने सीखी वो ये थी कि इंडिविजुअल का एपीसी डिपेंड करता था उसकी रिलेटिव पोजीशन पर, कि उसका माशरे में स्टेटस क्या है, एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर। साथ ही साथ कि फैमिलीज विद रिलेटिवली हाई इनकम हैव द लो एपीसी एंड फैमिली रिलेटिवली लो इनकम अटेनिंग हैज द हायर एपीसी। If on the other hand income distribution is relatively constant, अगर हम इसको relatively constant assume करें, that is keeping each family relative position unchanged while incomes of all family rises, यानी हमने यहाँ ये तस्वुर करना है कि हर फैमिली के relative income उनकी सेम रहेगी, unchanged होगी with the incomes of the all families. डजनबेरी इस बात पर ये आर्ग्यू करते थे कि एपीसी कभी भी तब्दील नहीं होगा, जबकि इन्होंने जो फर्स्ट हाइपोथेसिस दी थी उसमें उन्होंने बताया कि देयर इज नो अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल बजट स्टडीज एंड द लॉन्ग रन एग्रीगेट टाइम सीरीज। ये हम लोगों ने कल भी कंक्लूड किया था। यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज जो कि नोट करनी है, उनको मैंने 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। RIH रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है जो टेक्स इनटू द कंसीडरेशन एन इंडिविजुअल्स यूटिलिटी इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ हिज और हर कंजम्पशन टू द वेट एवरेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द अदर्स। ये हम देखते हैं इन कंपैरिजन टू द कंजम्पशन ऑफ अदर्स। और एक अहम बात जो थी वो ये थी कि इट कंपेयर्स एन इंडिविजुअल रिलेटिव पोजीशन ओनली टू द सोसाइटी दैट ही लिव्स इन। जिस सोसाइटी में वो रहता है वो उसी से रिलेटेड कंजम्पशन को फॉलो करता है। अब इन कंट्रास्ट जो आपने बातें याद रखनी है वो कुछ इस तरह से है कि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस डज नॉट कंपेयर द रिलेटिव इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल विद हिज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कजिन्स और कलीग्स। वो अपने रिलेटिव्स, कजिन्स और कलीग्स के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करेगा, बल्कि सोसाइटी ऑन द होल के साथ वो अपनी कंजम्पशन को ऑब्जर्व करेगा। RIH of the country cannot be compared due to differing inflation rate, income levels and other macroeconomic variables. हम सिर्फ एक कंट्री को ही देखेंगे, 2 कंट्रीज को हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनके माशी हालात या इकोनॉमिक हालात फर्क हैं। हम आपकी बुक का भी पहले ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ जो कि हमने कल भी स्टडी किया था, इसमें आपने देखा लॉन्ग रन ओरिजिन से स्टार्ट होगा, लेकिन शॉर्ट रन में हमारी कंजम्पशन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पर हमने देखा कि जब हमारी इनकम
YD1 से YD2 पर आ जाती है। पहले हमने अपनी इनकम में इंक्रीमेंट देखा था, अब हमने रिडक्शन देखना है, क्योंकि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है तो हमने देखना है कि पीक पॉइंट पर जब हमारी ये ए पॉइंट हमारा पीक पॉइंट है, जब हमारी इनकम यहाँ पर सबसे ज्यादा थी तो हमारी कंजम्पशन ये थी। अब हमारी इनकम क्योंकि रिड्यूस हुई है किसी भी वजह से, किसी माशी हालात की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से, तो हमारी इनकम बी पर आ गई है। अब बी पर आने के बाद हकीकतन हमारी इनकम सी नॉट पर आ जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि अब ये सी नॉट पर नहीं आई, हकीकत में ये इनकम रिड्यूस होने से हमारी कंजम्पशन पॉइंट डी पर आ गई है। शॉर्ट रन में अगर आप देखें तो ये C1 से C2 पर आ जाती है, लेकिन लॉन्ग रन में ये फर्दर रिड्यूस होती जाएगी। इसकी वजह इसलिए है क्योंकि उसकी इनकम में फर्दर इंक्रीमेंट नहीं आ रहा। अगर तो उनकी इनकम लॉन्ग रन में इंक्रीज हो जाती है तो ये पॉइंट कहीं इन बिटवीन ए और बी के दरमियान आ जाएगा, लेकिन क्योंकि लॉन्ग रन में उनकी इनकम स्टेबल है, अब इंक्रीज नहीं हो रही, तो फिर इन दिस सिनेरियो उनकी कंजम्पशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट बी पर ही रहेगा। हम अपनी स्लाइड में भी थोड़ा देखते हैं कि हाई पीक इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से हम अपनी कंजम्पशन को अपनी हाई पीक इनकम के लिहाज से चेंज करते हैं। हम आपकी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। पास्ट पीक इनकम का ग्राफ अभी हम लोगों ने स्टडी किया है, उसी को हम फर्दर अपनी स्लाइड्स के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आज आपको फिर से एक स्टोरी के जरिए समझाऊंगी। स्टीव जो कि टिफिन सर्विस का बिजनेस चलाते हैं, उनका मेजर एक्सपेंडिचर जो होता है वो पैकेजिंग पर होता है। पैकेजिंग मटेरियल्स को यूजुअली वो प्लास्टिक बॉक्सेस और पैकेट्स में पैकिंग करते हैं, जिससे उनके लिक्विड आइटम्स को वो सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल दाल, जिसमें ही इज वेरी पॉपुलर अमंगस्ट हिज कस्टमर बेस, यानी कस्टमर जो उनकी दाल को काफी पसंद करते हैं क्योंकि वो थोड़ी लिक्विडी होती है, इसलिए वो प्लास्टिक बॉक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ड्यू टू द वाटर क्लॉगिंग इश्यूज इन द सिटी, द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस इमीडिएट बैन ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक एक हैफ हैजर्ड है फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो, गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है कि वो प्लास्टिक को बैन कर देगी। Now he was left with no option but to cut down on the main item he was specialized in. अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है बजाय इसके कि वो अपनी दाल की प्रोडक्शन को रिड्यूस करें, क्योंकि उसकी पैकिंग वो सिर्फ प्लास्टिक में ही कर सकते थे। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? He gradually saw a downfall in his tiffin service. उन्होंने ग्रेजुअली ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही उन्होंने प्लास्टिक के बॉक्सेस को बंद किया, क्योंकि वो बैन हो चुके थे गवर्नमेंट की वजह से, अपनी दाल की प्रोडक्शन को रिड्यूस करते ही उनका बिजनेस डाउनफॉल की तरफ चल पड़ा और कस्टमर्स की अपील भी खत्म होती चली गई। यानी अब कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे उनकी दाल के लिए, जिनको वो मेजरली सप्लाई करते थे और अपना सारा नफा कमाते थे। आगे क्या हुआ? एक बूम पीरियड आया जिसमें स्टीव ने अरेंज कर लिया फॉर वेरियस स्पॉन्सरशिप फ्रॉम लोकल जनरल स्टोर्स एंड एम्प्लॉयड अबाउट 10 to 12 people to run his business. अब जब बूम आया उनके बिजनेस में, उन्होंने 10 से 12 लोगों को अपने कारोबार को चलाने के लिए हायर किया। Alongside he experienced an upscale lifestyle standard. अब जैसे ही उनका बिजनेस बीच में इम्प्रूव हुआ था तो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा कर लिया, बट ड्यू टू द लॉसेस ही वाज फेसिंग फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू सेल द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, ही वाज अनेबल टू मेंटेन द सेम लग्जूरियस लाइफस्टाइल। अब सिचुएशन ऐसे है कि क्योंकि उनका मोस्ट सेलिंग आइटम अब सेल नहीं हो रहा, अब वो पीक से डाउनफॉल की तरफ आ रहे हैं, तो अब उनको अपना लग्जूरियस लाइफस्टाइल तो मेंटेन करना है, लेकिन वो अब मुश्किलात से दो चार है। Although after some time the plastic ban was lifted. अब कुछ वक्त के बाद ये प्लास्टिक बैन लिफ्ट कर दिया गया है, because people could not find an immediate alternative for plastic. अब वो बैन इसलिए लिफ्ट किया गया क्योंकि इमीडिएट अल्टरनेटिव प्लास्टिक के लिए नहीं मिल पा रहा। स्टीव को
इससे होप मिली एंड इंस्पिरेशन भी मिली which helped him gradually in bringing back his position to the business sector. अब इस सारे मामलात से वो अपनी बिजनेस सेक्टर में अपनी पोजीशन को वापस अटेन कर पाए। हमने पिछले कुछ मिनट्स में ये सीखा कि डजनबरी की हाइपोथेसिस ये थी कि कंजम्पशन of the family is influenced not just by the current income but also by the level of past peak. यही हम लोगों ने अभी आपकी बुक के ग्राफ में भी देखा कि जब आपकी पीक पर इनकम थी तो आपकी कंजम्पशन इंक्रीज्ड थी, इसलिए हमने प्रीवियस इनकम भी अपने फंक्शन में इंक्लूड की। ये कल वाले लेक्चर में भी हमने इसी बात को दोहराया था और आपकी इक्वेशन भी डिराइव की थी। और जो चीज हमने देखी थी वो ये थी कि कंजम्पशन स्पेंडिंग of family is largely motivated by the habitual behavior pattern. अगर आपका हैबिट है अच्छे कपड़े पहनने की तो आप अपनी हैबिट को मेंटेन करने के लिए अपनी कंजम्पशन इंक्रीज ही रखेंगे ऑल्दो कि आपकी इनकम रिड्यूस हो गई है। It indicates that if your current income rises, households tend to consume more but very slowly. This is because of the relatively low habitual consumption patterns, and people do what? They adjust their consumption standard to establish their previous peak income slowly to their present rising income levels. यही चीज अभी हम लोगों ने ग्राफ में भी सीखी थी और अभी जो हमने एग्जाम्पल देखी उसमें भी, जिसमें स्टीव ने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने की हर मुमकिन कोशिश की। If the current income decline, these households do not immediately reduce their consumption as they find it difficult to reduce their consumption established by the previous peak income. यही चीज हम लोगों ने रैच इफेक्ट में देखी थी। ये जो इफेक्ट होता है हम इसे रैच इफेक्ट भी कहते हैं कि आप एक दफा जब एक लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं तो हर मुमकिन तौर पर आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से स्टीव ने भी किया। ऑल्दो कि आप डाउनफॉल में अफसुर्दा हो जाते हैं, आप अकेले महसूस करते हैं, लेकिन अगर आपके हालात साथ दें तो तब आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिस तरह के स्टीव के केस में हुआ। ऑल्दो कि इट्स नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस, लेकिन स्टीव में क्योंकि उन कुछ टाइम के डाउनफॉल के बाद दोबारा से प्लास्टिक का बैन लिफ्ट हो गया था, इसी की बदौलत आप वो दोबारा अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ वाले ग्राफ में भी, जो कि आपकी बुक में भी है, मैंने यहाँ इस स्लाइड पर भी ड्रॉ किया है। आप देखें कि लॉन्ग रन में हमारा इनकम और कंजम्पशन दोनों का ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमारी ओरिजिनल इनकम है जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के लिए है, ये हमारी कंजम्पशन है फॉर द लॉन्ग रन, ये हमारी कंजम्पशन है फॉर द शॉर्ट रन। डजन वेरी का कंजम्पशन फंक्शन भी इसको कहते हैं। यहाँ पर Y1 पर हमारी इनकम क्योंकि पीक लेवल पर है, ये वाला पॉइंट आपका पीक है। जब आपकी इनकम रिड्यूस हुई, आपकी कंजम्पशन लॉन्ग रन में तो यहाँ पर होगी, लेकिन शॉर्ट रन में क्योंकि यहाँ पर आ गई है कंजम्पशन, इस वजह से ये C1 से C1 डैश पर आ गई। लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि अगर आपकी इनकम में इंक्रीज नहीं हुआ तो ये फर्दर रिड्यूस होकर C0 पर आ जाएगी। इन द अदर वे, अगर आपकी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ तो आपकी कंजम्पशन इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स रहेगी। हम अब आपकी बुक की तरफ देखते हैं कि किस तरह से इस नजरिए को तनकीद का निशाना बनाया गया। जब ये कॉन्सेप्ट आया तो जदीद माहिरीन ने डजनबेरी के फंक्शन को निस्बती आमदनी के नजरिया में ना पाया और वो इसकी राय से मुत्फिक ना हुए। उनके ख्याल में इसमें काफी खामियां पाई गई। उन्होंने कहा कि ये नजरिया इस बात की वजाहत करता है कि मजमूई आमदनी जो कि हमारी एग्रीगेट इनकम या कलेक्टिव इनकम है, इसमें इजाफा हमारे सर्फी खर्च में एक खास तनासब से होता है। चाहे आमदनी में इजाफा हमारा कम हो या ज्यादा, लेकिन एम्पिरिकल एविडेंस से ये बात रिफ्लेक्ट होती है कि कामिल रोजगार के हालात में जिस निस्बत से हमारी आमदनी में इजाफा होगा, हमारे सर्फी खर्च में भी इजाफा इतना नहीं हो पाएगा। अलबत्ता अगर आमदनी में गैर मुतवक्का तौर पर इजाफा हो तो वह ऐसा मुमकिन हो जाता है। एक्सेप्शंस आर देयर। मैंने आपको बार बार ये कहा था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि अचानक से आपको गिफ्ट इनकम आ जाए या आपको ये पता चल जाए कि आपके फोरफादर्स ने काफी जायदाद आपके लिए छोड़ी है, तो आपकी गैर मुतवक्का इजाफा
हो सकता है आपके कंजम्पशन में। इस नजरिया के मुताबिक एक सारिफ का खर्च तो इरिवर्सिबल है। यह हम लोगों ने डजनबेरी के बार बार ग्राफ्स में देख लिया, क्योंकि जब आमदनी में कमी होगी तो निस्बतन आपके खर्च में कमी होगी, लेकिन उस हद तक नहीं हो सकती। इसलिए जब आपकी आमदनी में इजाफा ज्यादा होता है तो आपके खर्च में निस्बतन ज्यादा कमी नहीं हो पाती, जिससे आपकी बचतें भी नहीं होती। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। लोग बचत करते हैं। जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये बात साबित भी की कि बचतें लाजिमन होती है। डजनबेरी कहते हैं कि बचतें आप नहीं कर सकते, लेकिन ये हकीकत नहीं है एज पर द क्रिटिक्स। इस नजरिया के मुताबिक जब डाउनफॉल आता है, जो कि स्टीव के केस में आया, अभी हमने स्लाइड्स में देखा, तो आमदनी में तो डेफिनेटली कमी आती है और हमारा सरफी खर्च भी कम होने लगता है। लेकिन बाज मुशाहदात ऐसे भी थे जिसमें हमने आमदनी कम होने के बाद भी अखराजात में इजाफा होते देखा, जो कि 1948 से 49 की एक टाइम सीरीज स्टडीज में और 1974 से 1975 में जो स्टडीज हुई थी अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि उस दौरान सरफसारी थी, वहां पर डाउनफॉल था इकोनॉमी का, लेकिन लोगों की काबिल सरफ आमदनियां डेफिनेटली कम हुई पर उनका खर्च बढ़ता रहा। माइकल इवंस भी कुछ ऐसे ही फरमाते हैं कि सारफ का रवैया मुकम्मल तौर पर इरिवर्सिबल नहीं होता, वो हो सकता है रिवर्सिबल, नॉट फॉर ऑल द केसेस बट फॉर फ्यू केसेस तो डेफिनेटली ये एग्जिस्ट करता है। अगर आपकी आमदनी में कमी है तो डेफिनेटली कुछ लोग समझदारी का मुजाहिरा करते हैं और अपनी कंजम्पशन को भी रिड्यूस करते हैं। ये नजरिया इन अवामल को नजरअंदाज करता है जो कि सारफ के खर्च पर असरअंदाज होते हैं, मसलन असासे, नई अशिया, सार्फिन की दस्तयाबी और उम्र में तब्दीली वगैरह। प्रोफेसर जॉर्ज केटोना इसके बारे में कुछ इस तरह से कहते हैं कि आमदनी के बारे में जो हमारी एक्सपेक्टेशन है और हमारे असासों के ज़मन में जो हमारे बिहेवियर्स हैं या हमारे एटीट्यूड्स हैं, सरफी खर्ची के सिलसिला में हमारे नमाइशी असर के मुकाबला में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन इन तमाम तरकाबियों के बावजूद हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि तफ़ाइल सरफ का खत कोसी शक्ल की बजाय खत मुस्तकीम यानी कांस्टेंट शक्ल इख्तियार कर लेता है। आज हम लोगों ने इतना ही पढ़ना है स्टूडेंट्स। कल हम लोग मिल्टन फ्राइडमैन का नजरिया मुस्तकिल आमदनी, जिसे मिल्टन फ्राइडमैन का परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसलिए अब हम अपना लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।